आज हम बात करेंगे कल्हड़ और उसकी राजतरंगिणी के बारे में। कल्हड़ ने संस्कृत भाषा में राजतरंगिणी लिखा। कल्हड़ को भारत का पहला वैज्ञानिक इतिहासकार माना जाता है। कल्हड़ ने राजतरंगिणी की रचना 1148 से शुरू की और 50 में इसको पूरी कर ली। कल्हड़ के बाद 4 लेखकों ने इसे आगे बढ़ाया। राजतरंगिणी अकबर के शासनकाल में जाकर पूरी होती हुई दिखाई पड़ेगी, जब शुक उसमें कुछ अपनी बातें जोड़ता है। कल्हड़ का जन्म 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में कश्मीर में हुआ था। इसका पिता चंपक उच्चाधिकारी थे कश्मीर के राजा के यहाँ। इसका चाचा कनक जो एक संगीतज्ञ थे। उन्हें राजा हर्ष का प्रश्रय मिला हुआ था। राजा हर्ष कश्मीर के शासक हैं और जब इनकी हत्या हो जाती है तो ये कनक चले आते हैं काशी और काशी में रहने लगते हैं। इसी संबंध के कारण कल्हड़ ने काशी का भी उल्लेख किया है, मथुरा का भी उल्लेख किया है और कई ऐसे स्थान हैं। यानी कश्मीर न केवल ये ग्रंथ में कश्मीर का इतिहास है, बल्कि समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों का इसमें इतिहास कल्हड़ ने दर्ज किया। कल्हड़ के बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने राजा जय सिंह के शासनकाल में इन्होंने ये लिखा था। जय सिंह के शासनकाल में कल्हड़ ने पहले के इतिहासकारों को बताया है, जिनमें 5 नाम उन्होंने दिया है, जैसे सुव्रत हैं, क्षेमेंद्र हैं, हेलाराज हैं और पद्म मिहिर हैं और छबिलकार। ये 5 इतिहासकारों का नाम कल्हड़ देते हैं। बाण की हर्ष चरित्र और विक्रमादेव चरित्र विल्हड़ की ये दोनों किताबें उनको बहुत प्रिय थे। कल्हड़ ने अपने समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व्यवस्थाओं को बड़ी खुलकर लिखा है। निष्पक्ष इतिहासकार के रूप में उन्होंने वर्णन किया है। कल्हड़ ने अपने ग्रंथ में स्रोत कौन सा यूज़ किया है उन्होंने, अगर वैज्ञानिक इतिहासकार माना जा रहा है उन्हें, तो स्रोतों के आधार पर प्राचीन ग्रंथ जो पहले लिखे गए थे कल्हड़ से, मंदिरों के शिलालेखों में, भूदान के प्रमाण पत्र, वास्तुशासन जिसे कहा जाए, प्रशंसनात्मक लेख, लिखित शास्त्रों, विहारों, स्तूपों, मंदिरों, अग्रहारों, मुद्राओं और मौखिक परंपराओं और जनश्रुतियों का उन्होंने उपयोग किया। एक आधुनिक इतिहासकार इन सभी स्रोतों का जब किसी विशेष क्षेत्र का अध्ययन करता है तो उसका उपयोग करता है। अब स्रोत इस इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतिहास का निर्माण ये रॉ मटेरियल है इतिहास के लिए, तो इतिहासकार इसी के आधार पर इतिहास लिखता है। कल्हड़ का परिवार चूंकि राजघराने से संबंध था उनका, जैसे उनके चाचा कनक का संबंध, उनके पिता खुद चंपक महामात्य पद पर थे, द्वारपति पद पर रह चुके थे कश्मीर के राजा के यहाँ, तो इन स्रोतों को आसानी से प्राप्त कर सकते थे, उनकी पहुंच राज दरबार तक थी। इसी आधार पर उन्हें भारत का पहला वैज्ञानिक इतिहासकार स्वीकार किया जाता है। कल्हड़ ने इसके अतिरिक्त कई बातों का उल्लेख किया है, जैसे उसने सती प्रथा के बारे में लिखा है। सती होने वाली महिलाओं के प्रति वो प्रशंसा करता है उनकी। एक और उल्लेख उन्होंने किया है कि जब हर्ष की हत्या हुई है तो राज कन्याओं में से 17 कन्याओं ने सती किया था। ये उल्लेख कल्हड़ ने स्वयं किया है। कल्हड़ ये नहीं है कि कल्हड़ सती प्रथा को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन वो प्रशंसा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। पुरुष और स्त्रियों की समानता पर वो बात करते हैं। कश्मीर में कई महिलाओं ने शासक, अभिभावक और रानी के रूप में सिंहासन को सुशोभित किया। कल्हड़ उन महिलाओं के लिए क्या प्रयोग करते हैं? प्रजा नाम मात्रम।
ये कल्हड़ प्रयोग करते हैं। ये उनको पूजनीय बताते हैं, उन महिलाओं को। और कल्हड़ ने देवदासी प्रथा का भी उल्लेख किया है। देवदासी प्रथा एक प्रकरण है कि प्रतापदित्य नामक एक राजा जो है वणिक नेड़ नामक, ये वणिक नेड़ है, इनकी पत्नी पर आसक्त हो गया। इनकी पत्नी को उससे प्यार हो गया। यानी राजा जो है ये प्रतापदित्य को वणिक नेड़ नामक व्यक्ति की पत्नी से प्यार हो जाता है। तो ये वणिक नेड़ जो है अपनी पत्नी को ले जाकर नर्तकी के रूप में देव मंदिर में ले जाकर रख देता है। तब राजा प्रतापदित्य को कहता है जाके वहाँ से उसे वो ग्रहण कर लें, यानी उसे प्राप्त कर लें। देवदासी को रानी बनाने का भी उल्लेख कल्हड़ करते हैं। ऐसे ही एक राजा का उल्लेख करते हुए वो बताते हैं, उस राजा का नाम है जयापीड। जयापीड ने महिला का नाम देते हैं कमला। एक महिला है, कमला को देवदासी जो थी इसे रानी बनाया। यानी जयापीड ने कमला नामक एक स्त्री को अपनी रानी बनाया। अब फिर उसके बाद इसी के नाम पर एक कमला नगर भी स्थापित किया, कमला नगर। और भी ऐसी ही अनेक बातों का उल्लेख वो करता है। जैसे एक स्थान पर लिखता है कल्हड़ राजतरंगिणी में राजा ललितादित्य के संबंध में। राजा ललितादित्य ये कहता है कि राजा ललितादित्य ने जया देवी नामक एक वैश्या से विवाह किया था। इससे जया देवी नामक एक वैश्या से, यानी वैश्यावृत्ति का भी उल्लेख वो करता है। और उसी से बताता है कल्हड़ कि एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था त्रिपट, आधा पा पूरा पट्टा, त्रिपट जयापीड। ये एक वैश्या से जन्म लिया था त्रिपट जयापीड। और इस बाद में ही कश्मीर का शासक बनता है। 802 से 813 ईस्वी तक ये कश्मीर पर शासन किया। एक अन्य स्थान पर कल्हड़ लिखते हैं कि निशाचर राजा के यहाँ वैश्याओं के दलाल और लफंगों का मेला लगता था, और लफंगों का मेला लगा रहता था। यानी वैश्याएं वो जो निशाचर राजा के यहाँ थी, जैसा कहती थी ये राजा वैसा ही करता था। एक अन्य स्थान पर कल्हड़ कहता है राजा क्षेमगुप्त के समय भ्रष्टाचार का उल्लेख करते हुए, राजा क्षेमगुप्त कहता है कि इसके दरबार और राज्यसभा में लोग अपनी औरतों को भेजते थे, अपने परिवार की औरतों को भेजकर उसके एवज में धन और पद प्राप्त करते थे। मतलब देखिए कि कितनी गहराई से जाकर कल्हड़ ने राजतरंगिणी को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से लिखा है। आप देखिए कि कल्हड़ को कितना ज़्यादा इन सब बारे में जानकारी कहाँ से उन्होंने कलेक्ट किया और उसको बाकायदा अपने राजतरंगिणी में उन्होंने दर्ज किया। ऐसे ही कल्हड़ एक स्थान पर कहता है, एक यंत्र का उल्लेख करते हुए कहता है जो क्रेन के समान था,
किसके समान था? आधुनिक क्रेन के समान था, जो शिला उठाने यानी पत्थरों को उठाने का काम करता था, शिला उठाने का काम करता था। इसके अतिरिक्त कल्हड़ ने कूप यंत्र का भी उल्लेख उन्होंने किया है। यह रस्सी से बंधा होता था। इसके अतिरिक्त एक स्थान पर अर्छट का उल्लेख करते हैं। इसको जोड़ा गया कि ये रहट था। अर्छट रहट एक कृषि में प्रयोग होने वाला एक यंत्र है। इसका प्रचलन कश्मीर में बहुत बड़े पैमाने पर प्राचीन काल से बताते हैं कि ये प्रचलित रहा है। कल्हड़ न्याय व्यवस्था पर भी लिखा है। उन्होंने न्याय पर लिखा कि मैंने राजतरंगिणी की रचना बिल्कुल न्याय करते हुए सब बातों को तौल कर लिखा है। तर्क का प्रयोग करके, तर्क की कसौटी पर अगर वो बात खरी उतरी तभी उसे मैं लिखा हूँ। इसके अतिरिक्त राजा और प्रजा के संबंध के बारे में भी वो बताते हैं कि जैसे कि आप देखिए, पश्चिम के विद्वान मानते हैं कि राजा के दैवी सिद्धांत मतलब राजा जो होता है ईश्वर का धरती पर प्रतिनिधि होता है, अर्थात जो राजा कहे उसी की बात मानी जाए, क्योंकि वो ईश्वर का आदेश होता है। कल्हड़ इस पर विश्वास नहीं करते, राजा दैवी सिद्धांत होता है, बल्कि कल्हड़ ऐसे राजा की कल्पना करते हैं जो दुर्बलताओं का सरलतापूर्वक जो है कल्हड़ ऐसे राजा की कल्पना करते हैं जो मानवीय मूल्यों का ख्याल रखे। और वो कहता है कि राजा और प्रजा एक शरीर के दो पुर्जे हैं। राजा और प्रजा एक शरीर के दो पुर्जे हैं और वह राज्य के लिए पिता के समान था, यानी पितातुल्य होता था, पितातुल्य। और वो लिखते हैं कि राजा साधारण दुर्बलताओं का शिकार हो जाता था, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जो दैवी सिद्धांत जो पश्चिम के विचारक हैं मानते हैं अपने यहाँ के, कि राजा जो है धरती पर प्रतिनिधि होगा, जैसा कि मैं है कि प्रजा के कर्मों के कारण, नैतिक पतन के कारण और कायरता के कारण ही राज्य में अत्याचारी राज्य करता है। फिर से इसको सुनिएगा। प्रजा में अगर कुकर्म है, नैतिक पतन हो गया है प्रजा का, और कायरता आ गई है प्रजा में, इन तीनों की वजह से राज्य में अत्याचारी राजा आ जाता है, वो राज्य करता है, अत्याचारी राजा राज्य करता है। जिस प्रकार अगर वो अत्याचार करता जरूर है, लेकिन दुष्ट राजा के बारे में वो आगे कहते हैं, वो अपने जीवन काल में ही दुर्गति झेलता है, उसकी दुर्गति अपने जीवन काल में ही हो जाती है। और जो कष्ट राजा जैसा होगा, अत्याचार करेगा तो उसकी दुर्गति होगी, अगर अच्छे कर्म करेगा तो उसका शासनकाल वो जटिल से जटिल समस्याओं को आसानी से सुलझा लेगा। और एक स्थान पर कहते हैं कि प्रजा राजा का चयन करती है, कश्मीर में प्रजा राजा का चयन करती है। कश्मीर की जनता ने संधिमति को एग्जाम्पल भी वो आगे देते हैं। कल्हड़ में यही बात है कि कोई बात लिख रहे हैं तो उसका वजह भी बता रहे हैं, कारण भी बता रहे हैं, यही है। तो वो एग्जाम्पल भी देते हैं संधिमति का। ऐसे ही कई एग्जाम्पल हैं। संधिमति को कश्मीर की जनता ने अपना राजा स्वीकार किया था। एक अन्य स्थान पर लिखते हैं कि जनता ने
गंधार से मेघवाहन को लाकर कश्मीर के सिंहासन पर बैठाया। मेघवाहन कल्हड़ की नज़र में 3 शासक बड़े आदर्श दिखाई पड़ते हैं उसको। एक सम्राट अशोक और कनिष्क, और तीसरा ये शासक मेघवाहन हैं। ये कल्हड़ इनको आदर्श बताते हैं, ये उनकी नज़र में बड़े आदर्श हैं। कल्हड़ जब भी इनके बारे में लिखता है तो बड़ा उन्हें उदार, जनहितैषी, आदर्श राजा के रूप में चित्रित करता है। अब एक अन्य स्थान पर ये उदाहरण मिलता है कि विक्रमादित्य ने जब मात्रगुप्त को कश्मीर का राजा उसे बनाना था, यानी मात्रगुप्त को विक्रमादित्य कश्मीर का राजा बनाने का विचार करता है, तो जनता के पास एक दूत भेजता है, जाकर ये पता करें कि क्या इन्हें राजा बनाया जा सकता है, जनता वहाँ की मानेगी। तो इस तरह का वर्णन करके कल्हड़ ये बताना चाह रहे हैं कि प्रजा किस प्रकार से राजा का चयन करती है। और कहता है एक योग्य राजा छिन्न भिन्न राज्य को भी एक सूत्र में बांधने की शक्ति होती है उसमें, अगर वो योग्य है तो। इसके अलावा कल्हड़ ने बताया जाता है कल्हड़ शिव जी का भक्त था। पूरे राजतरंगिणी में जो कल्हड़ ने लिखा है, रावण के बारे में कभी अशोभनीय बात नहीं लिखा है, अशोभनीय बात नहीं लिखा। क्यों? रावण भी शिव जी का भक्त था। चूँकि कल्हड़ मैं बताया कि शिव जी की भक्त है, लेकिन आप देखेंगे जब भी वो महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में लिखता है, बड़ी आदर और श्रद्धा के साथ उनको याद करता है अपने ग्रंथ में, आदर और श्रद्धा के साथ। कल्हड़ ने लहसुन और प्याज खाने वाले लोगों की निंदा की है, खासकर ऐसे लोगों की जो ब्राह्मण होते हुए भी लहसुन और प्याज खाते थे। एक बार का प्रकरण है कि राजा हर्ष, जो कश्मीर का एक शासक है, मैं पहले भी बता चुका, हर्ष एक महात्मा बुद्ध की प्रतिमा तोड़ना चाहता था, खंडित करना चाहता था, लेकिन उसके चाचा कनक के समझाने पर वो नहीं तोड़ा। एक स्थान पर कल्हड़ कहता है बौद्ध धर्म के लोग उस समय जो थे, बौद्ध मत पर जिनका विश्वास था, अगर वो दूसरे का मारा हुआ मांस कोई शिकार किया दूसरा व्यक्ति उसके और उनको लाकर देते थे, तो बौद्ध मत के मानने वाले लोग उस समय उसे खा लेते थे। इसका वो आलोचना करता है इसकी कि कोई भी मांस वो स्वीकार्य नहीं है उनकी नज़र में। तो इस मामले में बौद्धों की उन्होंने आलोचना की है। कल्हड़ ने राजा जय सिंह को विद्या का संरक्षक बताया है। जिनके समय में वो राजतरंगिणी की रचना की, तो उन्हें क्या बताया है? विद्या का संरक्षक। किसको? राजा जय सिंह को। अब और आगे चलें। राजतरंगिणी को 2 भागों में जब हम करते हैं, इसमें कुल 8 तरंग हैं। तरंग मतलब अध्याय। शुरू के 3 अध्याय में आप देखिए, प्राचीन युग 2 भागों में हम अगर बांटें, यानी प्राचीन युग जो महाभारत काल से गोनंदी वंश के अंत तक लिखा उन्होंने, उसमें सबसे बड़ी कमी जो कल्हड़ की राजतरंगिणी में इस दौर में दिखाई पड़ती, कालक्रम की कमी है। ये परंपरागत कश्मीर का इतिहास है प्राचीन काल से, और बहुत प्रमाणिक नहीं है। ये बचा 5 जो तरंग है, यानी चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें 5 तरंग उसका बहुत ही क्या है कहते हैं प्रमाणिक माना जाता है। खासकर जब वो अर्वाचीन युग जो 2 भागों में हमने इसको बांट कर बताने की कोशिश किया है। एक तो आपने देखा 3 तरंग
यानी कि प्राचीन युग। अर्वाचीन युग जो कारकोट वंश के प्रादुर्भाव से कल्हड़ के समय तक रहा। उत्पल वंश के आते आते उनकी कृति में अत्यंत सूक्ष्मता, शुद्धता और तर्कपरकता आ जाती है। कल्हड़ ने दुराचार यानी 5 तरंगे जो हैं, 3 के बाद वाली तरंगे, उनमें उसका इतिहास और प्रमाणित हो जाता है। कल्हड़ ने दुराचार, जैसा कि मैं अभी एग्जाम्पल भी दिया आपको कि किस प्रकार से राजा के यहाँ वैश्याएँ रहा करती थीं, और देवदासी प्रथा का, अकाल, अग्निकांड, धोखेबाजी, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, लूट, बेगार, इन सब के बारे में कल्हड़ ने लिखा है। 11वीं-12वीं शताब्दी में के समाज को अगर जानना है, समाज का सर्वांगीण चित्रण कल्हड़ प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद आगे चलिए। कल्हड़ की किताब का ऑरेल स्टीन राष्ट्रंगिनी का अंग्रेजी अनुवाद किया। कल्हड़ द्वारा लिखित राष्ट्रंगिनी का फारसी अनुवाद सर्वप्रथम जैनुल आबदीन ने कराया था। यानी फारसी अनुवाद इसका सबसे पहले जैनुल आबदीन के बारे ने कराया। अकबर की आज्ञा से संपूर्ण राष्ट्रंगिनी का फारसी अनुवाद शाहाबाद के मुल्ला शाह मोहम्मद ने किया था। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसमें संशोधन किया और इस अनुवाद की एक हस्तलिखित प्रति ब्रिटिश म्यूजियम के पुस्तकालय में मौजूद है। मैंने बताया कि कल्हड़ के बाद राष्ट्रंगिनी को आगे बढ़ाया गया, तो कल्हड़ के बाद जोनराज ने राष्ट्रंगिनी को आगे बढ़ाया। जोनराज जैनुल आबदीन के समकालीन थे। अब इनके बारे में ये कहा गया कि ये कैसे संपर्क में आए जोनराज। जोनराज के बाबा लौल राज थे। लौल राज, इन्होंने अपनी भूमि जो इनकी 10 प्रस्थों में थी, उसके लिए प्रस्थों का उल्लेख मिलता है कि 10 प्रस्थों में भूमि थी। एक प्रस्थ भूमि को उन्होंने किसी को बेच दिया। बाद में वो 10 प्रस्थों, यानी जो भी पैमाना रहा हो, ये 10 प्रस्थों की भूमि वो व्यक्ति हड़प लेता है। अब नौनराज ये एक दुर्बल था। लौल राज के निधन के बाद उनका पुत्र ये है नौनराज। ये दुर्बल था, इसके समय ये कब्जा कर लेता है पूरा 10 प्रस्थ उसका। जब जोनराज आता है, जोनराज, और उस जालसाजी के बारे में वो जाकर जैनुल आबदीन से शिकायत करता है कि ऐसा ऐसा प्रकरण है, ज़मीन एक प्रस्थ बेची गई थी, वो 10 प्रस्थ पर कब्जा कर लिया है। सुल्तान ने उसे भूमि वापस करा दी, यानी जो कब्जा किया था उस कब्जे को खाली कराकर सुल्तान ने, जैनुल आबदीन ने जोनराज को वो भूमि दे दी। ऐसे ही इसका संपर्क बढ़ा जोनराज और जैनुल आबदीन का, और उन्होंने राष्ट्रंगिनी को आगे बढ़ाया। जो काम छोड़ा था कल्हड़ ने 1150 ईस्वी तक लिखकर, यानी 1148 से लिखना शुरू किया उन्होंने प्रारंभ से, यानी प्रारंभ 48 में कर रहे हैं, अब 50 में पूरी कर दे रहे हैं। 1150 तक जो कल्हड़ ने जहाँ से छोड़ा था, उसके बाद वो उस राजतरंगिनी किताब को 1459 तक ले जाते हैं। अब जोनराज के बाद उनका एक शिष्य था श्रीवर। 1459 से 79 ईस्वी तक वो बढ़ा दिया राजतरंगिनी को। श्रीवर ने राजतरंगिनी को जैनुल आबदीन के राज्य के मध्य से प्रारंभ करके अंतिम श्लोक जो वो लिखता है श्रीवर, तो उसमें फतेह शाह का उल्लेख उसने किया है। श्रीवर को जैनुल आबदीन, उसके पुत्र हैदर शाह और पौत्र हसन शाह का आश्रय प्राप्त था। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि श्रीवर को किनका राज्य संरक्षण मिला हुआ था। वो अक्सर हैदर शाह को विरहत कथा, धर्मशास्त्र और पुराण सुनाया करते थे। श्रीवर ने सर्वप्रथम, ये नोट करने वाली बात है,
गोला बारूद का जिक्र किया है, जिसे जैनुल आबदीन के राज्यकाल में हबीब खान नामक एक व्यक्ति ने प्रचलित किया था। किंतु अब उस गोला बारूद का प्रयोग युद्धस्थल में नहीं होता था, केवल खेल तमाशे के काम में आता था। श्रीवर के बाद प्राज्यभट्ट ने राजतरंगिणी को 1479 से बढ़ाकर 1400 प्राज्यभट्ट यानी कि पहला कल्हड़ हो गया, दूसरा हो गया जोनराज, तीसरे हो गए श्रीवर, चौथे हो गए प्राज्यभट्ट। चार लोग, ये चौथे लेखक का हम वर्णन कर रहे हैं। तो श्रीवर के बाद प्राज्यभट्ट ने 1479 तक जो श्रीवर ने छोड़ी थी राजतरंगिणी को, उसके आगे 1486 तक लिख दिया। उस समय किसका शासनकाल था? फतेह शाह का शासनकाल था। उसके बाद बताया जाता है ये क्रम रुक गया कुछ दिनों से। उसके कारण था कि कश्मीर में राजनीतिक अव्यवस्था फैली, जिसके कारण कुछ दिन रुका रहा। उसके बाद बुद्धाश्रय के पुत्र शुक राजतरंगिणी को इन्होंने अंतिम रूप दिया है और आसफ खान के कश्मीर आगमन तक इसमें उल्लेख किया उन्होंने। शुक ने नागरंद्रक बंदूक, जो नागरंद्रक थी बंदूक, और तोप का उल्लेख किया हुआ है उसमें राजतरंगिणी में ही। अकबर जब 1588 में कश्मीर गया तो उसकी राजतरंगिणी उसे एक प्रति भेंट की गई थी। तो ये रहा